जी हाँ दोस्तों, तो क्या देश के युवाओं और छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस, जहां तक कि पायलट गन के साथ बर्बरता बरतने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाने के बाद सरकार अब अभिजीत दीपिके को गिरफ्तार करने का प्लान कर रही है? क्या सरकार इतनी डर गई कि आने वाले दिनों में न सिर्फ शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा बल्कि इस सरकार का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा? आखिर संघ भारतीय जनता पार्टी के पर्दे के पीछे की रणनीति है क्या? आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी के चहेते पसमादा मुस्लिम को आगे करके अभिजीत दीपिके और इसके पूरे आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई है? दोस्तों, बहुत ही हैरान करने वाली यह खबर है। एक तरफ जहां पर युवाओं जेनजी के इस आंदोलन के इस बैकग्राउंड में, उनकी शक्तियों के प्रभाव के बैकग्राउंड में जिस तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अपना पहला ही चुनाव गंवाना पड़ा, और वो भी आप देख लीजिए ना कि बिहार में नीतीश कुमार को हटाया, पहला चुनाव था, बीजेपी हार गई। बिहार में सम्राट चौधरी जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के शख्स जिनके ऊपर आरोप है उनको मुख्यमंत्री बनाया, पहला चुनाव था, हार गई। बिहार में नितिन नवीन जैसे शख्स को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद में पहला चुनाव था, बिहार का हार गई। मध्य प्रदेश की स्थिति वही रही। मगर दोस्तों, ये सब कुछ जेनजी और देश के छात्रों के उस युवा शक्ति के प्रभाव, उसके बैकग्राउंड में होता हुआ दिख रहा है, जिसमें अब सरकार और सरकार की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस कहीं ना कहीं इस बात से डरी है कि या तो इन छात्रों के साथ में कुछ ऐसा गठजोड़ कर लिया जाए जिससे आगे मुश्किल कम हो, और इसलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत देश भर के अलग अलग हिस्सों में छात्रों के साथ, जेनजी और अल्फा के साथ में, जेन अल्फा के साथ में संवाद करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में उनका कार्यक्रम भी तय हो गया, बताया जाता है, जिसमें 16-15 साल से लेकर के 20-21 साल तक के छात्र उसमें और युवा उसमें शामिल होंगे। मगर दूसरी तरफ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे शख्स को लाकर सामने खड़ा कर दिया जिसने सीधे सीधे अभिजीत दीपिके पर ऐसे आरोप लगाए जो इडियट अंधभक्तों के लिए एक तरीके से डूबते मितिन का सहारा मिल गया। अब आप देखिए ना दोस्तों कि किस तौर पर पहले अभिजीत दीपिके के माता पिता के खिलाफ में किस तौर पर केस कराया गया, अभिजीत दीपिके के खिलाफ आरटीआई डाली गई, अभिजीत दीपिके को लेकर के किस तौर पर चौतरफा घेरने की कोशिश की गई। मगर आप सुन लीजिए, फैजल अंसारी नाम का एक शख्स जो मोदी शाह के चहेते मुस्लिम समुदाय के खेमे का एक शख्स है, फैजल अंसारी, इसी संगठन को, इसी गिरोह को, इसी समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी बहुत पसंद करते हैं। पसमादा मुस्लिम कहते हैं। ज़रा देखिए इस चप्पड़गंजू के आरोप को, क्योंकि इसके जो आरोप है आप खुद ही सुनेंगे, हैरान रह जाएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ के पुलिंदे की बुनियाद पर, वो भी जिसमें कुछ दम नहीं, आपको पहली नज़र में ऐसा ही लगेगा। दिल्ली में जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे था नहीं, मैं इंडिया में था नहीं जब, और मैंने अभी दिल्ली डीसीपी सर को मैंने सर रिटर्न में अभिजीत दीपिके के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी है कि इसको इमीडिएटली अरेस्ट करें और अरेस्ट वारंट इशू करें। सर, मेरे साथ ऐसा चीज़ें हुई हैं सर जो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ। मेरे ऊपर अभिजीत दीपिके ने सर 2 बार अटैक करा है, एक बार पुणे में और एक बार औरंगाबाद में, जिसके लिए मैंने पुलिस केस भी फाइल करी है और जिसके सारे एविडेंस सर मेरे पास हैं। और ये एक पेड कैंपेन है जिसमें वो सेलिब्रिटी को पे करके बुला रहा है सर। यहाँ पे उर्फी जावेद को उसने 1 लाख रुपए दे के बुलाया, पूनम पांडे को उसने 20,000 रुपये दे के बुलाया। ये सारी अपडेट सर मुझे बॉम्बे से आ रही हैं और इसलिए सर आज मैं यहाँ पे आया हूँ अभिजीत के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। सर, ये अभी कुछ दिन पहले जो इनका पुणे में प्रोटेस्ट था वहाँ पे हुआ था, और उससे पहले औरंगाबाद में जो इनका इवेंट था वहाँ पे हुआ था। 2 बार मेरे ऊपर अटैक हुआ है। उसके बाद भी सर मैं यहाँ पे आया हूँ और ये लोग उस इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, उमर खालिद, जिसने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो सर ऐसा तो होने नहीं देंगे, और मैं आपके चैनल के थ्रू अभिजीत को और इस दुनिया के हर स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि भारत के टुकड़े तो कभी नहीं हो सकते। अभिजीत दीपिके तेरे टुकड़े होंगे, तेरी सीजेपी पार्टी के टुकड़े होंगे, और फैजल अंसारी इस लड़ाई को सर आखिरी दम तक लड़ेगा। मेरे ऊपर हमले हुए, इसके बाद भी सर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस को सैल्यूट है जिन्होंने सर सोनम वांगचुक को यहाँ से डिटेन किया, जिससे दिल्ली का माहौल ख़राब हो रहा था, इंडिया का माहौल ख़राब हो रहा था। और मैंने सर रिटर्न में भी ये मेंशन किया है कि जितने जल्दी अभिजीत दीपिके को अरेस्ट करेंगे उतना बेटर है, नहीं तो आने वाले टाइम में सर ये दंगे फसाद भी इंडिया में करा सकता है। और जितने स्टूडेंट इसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए, आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सीजेपी पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, ये आज है कल नहीं है। अभिजीत दीपिके अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहा है, अमेरिका से इसको डिटेन करके वहाँ से भगाया है। आप लोग प्लीज़ इसको सपोर्ट मत करिए और जो सही है उसको सपोर्ट करिए। अब आप दोस्तों सोचिए ना कि खेला कैसे शुरू कर दिया गया। भाजपा और संघ ने क्या नई रणनीति बनाई।
और वो भी दोस्तों, अभी हाल में आपने देखा कि 2 दिन पहले मैंने खुद कल आपको दिखाया कि किस तरीके से देश के एनएसए अजीत डोभाल किस किस्म की बातें करते हुए दिखाई दी। इस पूरे आंदोलन को देश के लिए आंतरिक खतरा बता रहे हैं, तो वहीं पर आरएसएस इस पूरे आंदोलन को राष्ट्र विरोधी बता रहा है। यानी कि इनके पास में एक ही हथियार है, किसी तरीके से असहमति की आवाज को दबाने के लिए उनको राष्ट्र का विरोधी कह दिया जाए। अब देखिए, मोदी के चहेता मुस्लिम समाज के पसमानदा मुस्लिम के एक शख्स को आगे करके अभिजीत दीपिका को किस तरीके से हरास करने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस के तीसरे नंबर के नेता, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अतुल लिमे कहते हैं कि कॉकरोच आंदोलन राष्ट्र विरोधी था। तो कहते हैं कि बच्चों का आंदोलन राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी था, इसकी काट ढूंढनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी की मदर ऑर्गेनाइजेशन संघ, क्योंकि संघ की ही एक पॉलिटिकल विंग है बीजेपी, जिसके जरिए इस देश के अंदर संघ अपने नफरती एजेंडे को पूरा करना चाहता है, ऐसे में अगर उसका एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ये कहता है कि ये राष्ट्र विरोधी था, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी, उनकी एजेंसियां, उनके सारे लोग उससे नहीं पूछेंगे कि सबूत ला करके दो। अगर हिमंता बिस्व शर्मा ये पूछ सकते हैं कि पवन खेड़ा का पेड़ा मैं बना दूंगा क्योंकि उन्होंने सबूतों के आधार पर नहीं आरोप लगाए हैं, कोई एजेंसी, कोई पुलिस संघ के इस व्यक्ति के दरवाजे पर जाकर के हिम्मत कर सकती है? नहीं। सवाल ये है कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। संघ के लोग ये कहें कि 100 साल पूरा करने वाला आरएसएस छात्र आंदोलन की छवि को क्यों खराब करना चाहता है और उससे किस तौर पर डरा हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो मिथ गढ़ा गया था, कॉकरोच आंदोलन ने उसे छिन्न भिन्न कर दिया। वो छवि जो बहुत मेहनत के जरिए गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी बनाई थी, खत्म हो चुकी है। वो हिंदू हृदय सम्राट थे, शहरी मध्य वर्ग के चहेते थे। उनमें एक मसीहा की तस्वीर को उकेरने की कोशिश की गई थी। वो सामान्य नेता नहीं है, ऐसा उनके लोग कहते हैं। ये बताया गया कि आज़ादी के बाद इस देश में जो कुछ भी गड़बड़ हुआ, वो उन सारी समस्याओं का समाधान है, वो देश के उद्धारक हैं। अब दोस्तों, ये अचानक नहीं हुआ। 2014 से वो देश को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें दैवीय अंश हैं, नियति उनसे कुछ बड़ा करवाना चाहती है, इसलिए उनका जन्म हुआ। लेकिन ज़मीन पर जो स्थितियां हैं, देश के अंदर जो हालात हैं, जिस तरीके से देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने 10 लाख के सूट को पहन करके 5 लाख के जूतों के जरिए कुचला गया, उसे इस देश की जनरेशन आगे याद रखेगी। आप देखें, 2024 के चुनाव के समय मोदी का ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि नॉन बायोलॉजिकल है, यानी वो ईश्वरीय है। कई बाबा जैसा कि अपने बारे में बताने की कोशिश करते हैं, भक्तों की एक लंबी फौज होती है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच में ये जो सारी की सारी छवि गढ़ी गई थी, ये सारी छवि भरभरा करके गिर गई। आप सोचिए, देश के युवाओं और छात्रों के इस आंदोलन से पहले क्या किसी की मजाल थी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक लाइन का अपशब्द कह दे? अरे, विपक्षी नेता भी उन पर कटाक्ष करते थे तो 10 बार सोचते थे, क्योंकि एक ऐसे शख्स हैं, मोदी और शाह ऐसे हैं, वो अपने विरोधी को वहां तक दौड़ाते हैं जहां तक उसके खानदान, उसके नस्लों का नामो निशान मिट जाए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, और इसी छवि को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गढ़ी है। उनके खिलाफ विरोध करने वाले, उनके खिलाफ अपशब्द बोलने वाले लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल ही रहा है, और उनके घरों का स्वागत बुलडोजर ही करता रहा है। मगर इस देश के युवाओं और जिनजी ने, भले ही उनकी हरकतें बेवकूफ़ाना थी, उनको अपशब्द या गालियों का प्रयोग नहीं करना था क्योंकि वो गलत है, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने निडर होकर के डर को नोच फेंका और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, सरकार को लेकर के जिस किस्म के नारे लगाए गए, अब आप सोचिए दोस्तों कि जिस तरीके से नारे लगे, सारे अनपढ़ कहाँ मिलेंगे, किसके दफ्तर में? चंदा चोर कहाँ मिलेंगे, किसके दफ्तर में? सारे गमार कहाँ मिलेंगे, किसके दफ्तर में? देश विरोधी कहाँ मिलेंगे, किसके दफ्तर में? ये वो नारा है दोस्तों, जो नारा भले ही इन जेनजी के आक्रोश को दर्शाता है, लेकिन सच्चाई से भी इस नारे का बहुत गहरा वास्ता है। क्योंकि अगर 12 साढ़े 12 वर्षों में आप सनातन करते हुए हिंदू हृदय सम्राट बनकर के हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करके ही उनके वोट को नोचने की और लूटने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि आपने इस देश के हित को, उसकी जड़ों को खुरच करके दूर कर दिया, फेंक दिया, और उसके जगह आपने कुछ ऐसे नैरेटिव गढ़कर अपने हित के लिए,
अपने उन लोगों के हित के लिए जिन्हें अडानी और अंबानी के नाम से याद किया जाता है, सब कुछ कर दिया दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में जिस अंदाज में इस जेनजी आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है, और ये जेनजी आंदोलन सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ ही नहीं है दोस्तों। झारखंड देख लीजिए उठा करके, विपक्ष की सरकार है, वहां भी तो लोग बैठे हैं, लेकिन वहां पर क्या पुलिस लाठीचार्ज किया गया? क्या वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए? क्या वहां पर छात्रों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया? वहां पर भी छात्र अपनी मांगों को लेकर के, वहां इंडिया गठबंधन की सरकार है, लेकिन वहां पर कोई ऐसा इंसिडेंट आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर, जबकि वहां के छात्रों ने भी अभिजीत दीपिके से सहयोग के लिए, मदद के लिए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया। हमने आपको दिखाया था उनकी वीडियो कॉलिंग। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ झारखंड या देश की राजधानी दिल्ली की नहीं है। अब ये आंदोलन देश के अलग अलग हिस्सों में फैल रहा है, बढ़ रहा है, और इसी का असर और प्रभाव, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया, किस तौर पर अरविंद केजरीवाल भी अब प्रधानमंत्री मोदी के घर का घेराव करने के लिए निकल पड़े थे। दरअसल ये निडर था, दरअसल ये डर को निकाल फेंकने की जो सोच देश के जेनजी के उस कदम के जरिए आई, जिस कदम ने देश में लोगों को जागरूक किया। और इसीलिए दोस्तों, देश के जेनजी ही नहीं, देश के जेन अल्फा का वीडियो आपने देखा, प्राइमरी स्कूल के बच्चे स्कूलों में हेडमास्टर को लेकर, या फिर किस तौर पर वहां पर जो कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं स्कूलों के साथ साथ में सड़कों पर जिस तरीके का हल्ला बोल किया, और ऐसे में जेनजी के साथ उनके माता पिता जिस तौर पर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना सहयोग देने के लिए आए। कई सारे ऐसे लोग जो अंधभक्त थे, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे, वो भी जंतर मंतर पर आकर के ये कहकर गए कि हम तो बीजेपी को वोट करते आए थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ देश को नहीं नोचा है, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य को खुरच खुरच करके जूतों तले रौंद दिया है। जरूरी है अब सरकार को जगाया जाए। इसीलिए राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री के आवास के बाहर पहुंचे थे, तो ये सरकार न सिर्फ हड़बड़ाई थी, बल्कि उसे लगा था कि उसके पैरों की सियासी जमीन को कोई खींचकर, घसीट कर ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए दोस्तों, अब देश की जेनजी के ताकत को, उसकी धार को कुंद करने की शुरुआत चौतरफा हो रही है। कुछ स्ट्रैटेजीज के जरिए प्रधानमंत्री मोदी सेल्फी मोड में वीडियो बनाकर, उनको लगता है कि साहब उनकी कोशिश, ये जो नाकाम कोशिश है वो कामयाब हो जाएगी, मगर सिर्फ फ्रेंड्स करने से नहीं होता है। संघ को अगर लगता है कि देश के जेनजी के साथ संवाद कायम करने से यह स्थिति ठीक हो जाएगी या देश का युवा चुपचाप बैठ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसीलिए दोस्तों, अब ये इस तरह की प्लानिंग की जा रही है, किसी तरीके से आंदोलन से जुड़े हुए उन 4-5 चेहरों को डिफेम किया जाए, उनके ऊपर केसेस लादे जाएं, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, और फिर देश को ये बताया जाए। आप देख लीजिए, ये जो गोदी गिद्ध हैं दोस्तों, जिनको कई बार और अक्सर लोग गोदी मीडिया कहते हैं, दरबारी मीडिया कहते हैं, मैं अक्सर गटर मीडिया कहता था, लेकिन कई बार मैं गोदी गिद्ध कहता हूं, क्योंकि इस देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को जितना नुकसान संघ और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पहुंचाया होगा, उससे ज्यादा इन गोदी गिद्धों ने पहुंचाया। इन गोदी गिद्धों के प्लेटफॉर्म पर, उनके टीवी चैनलों पर बैठे हुए पैनलिस्ट को आप देख लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर उबाल मारने लगेगा। इस किस्म के कुतर्क गढ़ते हैं मोदी और शाह को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए। आपको लगेगा कि ये देश के साथ भद्दा मजाक नहीं, बल्कि सबसे बड़े राष्ट्र विरोधी तो यही लोग हैं। इन लोगों की सजा जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। मगर दोस्तों, अब ऐसे में जिस अंदाज में मुस्लिम समुदाय के एक पसमादा मुस्लिम, जिसे मोदी और शाह अक्सर कहते हैं, पसमादा मुस्लिमों को दबाया गया, उस पसमादा मुस्लिम फैजल अंसारी के जरिए जिस तरीके से अभिजीत दीपिके पर केस कराया गया, शिकायत दिलवाएगी, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में आकर। अभी तक कहाँ था यह शख्स? लेकिन जिस अंदाज में ये शुरुआत की गई, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये उस साजिश का हिस्सा है, जो साजिश आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े स्तर पर आप सबको दिखाई देगी। मगर दोस्तों, एक बात तो तय है, जब युवा जागता है, जब देश का युवा अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरता है, तो कोई आयरन लेडी हो, सरकार भरभरा कर गिर जाती है। गुजरात से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन जेपी मूवमेंट में कैसे तब्दील हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार चली गई। और ऐसे में अब जिस अंदाज में युवा जागे हैं, जरूरत है युवाओं को अपने अधिकारों को पहचान कर संवैधानिक दायरे में सरकार की आंखों में आंखें डालकर अपने हक को लें। नहीं तो इस देश के आने वाले वक्त में, इस देश में जो जनरेशन आएगी, वो इस पूरे 2014 से लेकर अब तक के अध्याय को काले अध्याय के तौर पर याद करेगी, और आप सबको सवाल के तौर पर वो खड़े करेगी कि क्या हमारे पूर्वज भी संघ भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पूर्वजों की तरह कायर थे? अपनी राय लिखें।